हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो इन्होंने बोला है भाई सबसे पहले जो केमिकल काइनेटिक्स है वो उसकी डेफिनेशन क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रिएक्शन के रेट्स को और उनके मैकेनिज्म्स को। ठीक है, तो इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस के रेट को स्टडी करेंगे और उनके मैकेनिज्म्स को देखेंगे। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो ये होता है भाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जो रेट होता है वो क्या होता है, चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। और टाइम इनिशियल और फाइनल कितना था, फाइनल माइनस इनिशियल आएगा यहाँ पे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और यहाँ पे भी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, अब अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट की टर्म्स में क्या होगा, प्रोडक्ट की टर्म्स में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट फाइनल माइनस प्रोडक्ट इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि जब आप रिएक्टेंट की बात करते हो, इसकी टर्म्स में जब आप बात करते हो तो यहाँ पे आता है नेगेटिव साइन। क्या आता है, नेगेटिव साइन, क्योंकि रिएक्टेंट क्या करता है, टाइम टू टाइम डिक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पे आता है नेगेटिव साइन। लेकिन जब आप प्रोडक्ट की बात करोगे यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव साइन, क्योंकि प्रोडक्ट क्या कर रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं यूनिट्स की, कि यूनिट क्या है रेट की। तो रेट की अगर मैं यूनिट की बात करूं, तो जो रेट होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी। क्या होता है, मोलैरिटी। और नीचे आ जाएगा टाइम। मोलैरिटी क्या होता है भाई, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लीटर कहाँ आ जाएगा, इनवर्स का ऊपर आ जाएगा। और नीचे क्या होगा, टाइम सेकंड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये सेकंड पॉजिटिव वन है, ऊपर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का, तो सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर गैसेस की बात हो तो यहाँ पे एटीएम पर सेकंड आ जाता है। एटीएम यानी प्रेशर की फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म्स में। उसके बाद आप बात करते हो एवरेज रेट की। देखिए एवरेज रेट की जब आप बात करते हो तो ये किसी बड़े टाइम इंटरवल के लिए ही है। जैसे मैंने बोला 1 मिनट 2 मिनट, तो यहाँ पे क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इनिशियल पे तो जीरो होगा और फाइनल पे 2 मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। ठीक है, और रिएजेंट जो होगा वो क्या करेगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। जो रिएक्टेंट होगा, रिएजेंट होगा, वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। और प्रोडक्ट जो होगा वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। इसलिए प्रोडक्ट के आगे लगाते हैं पॉजिटिव, रिएक्टेंट के आगे लगाते हैं हम नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज करता है टाइम के साथ। इसके बाद हम बात कर दे, अगर आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हो तो उसके लिए आप लगाते हो डी। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की जब आप बात कर रहे हो उसके लिए क्या आप लगाते हो, डी। तो यहाँ पे आ जाता है डी आर बाई डी टी और डी पी बाई डी टी, नेगेटिव पॉजिटिव। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन जो है इसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फैक्टर की, सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन। जैसे जैसे देखिए, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, यानी कि रेट उतना ज्यादा होगा रिएक्टेंट का। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रिएक्टेंट की, फास्टर होगी रेट ऑफ रिएक्शन। फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर गैसियस रिएक्टेंट होंगे तो वो जल्दी से आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, और वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे जब हम कंपेयर करेंगे इसको सॉलिड और लिक्विड रिएक्टेंट से। ठीक है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, डेंस होते हैं और ये कम रिएक्ट करेंगे। इनकी जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, कम होगी। टेम्परेचर की अगर हम बात करें,
तो जब भी आप 10 डिग्री राइज करते हो टेम्परेचर का, जब भी आप 10 डिग्री राइज करते हो टेम्परेचर का, तो जो रेट है वो क्या कर जाता है भाई, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है रिएक्शन का। अगर आप कैटलिस्ट का इंट्रोडक्शन करोगे तो कैटलिस्ट क्या करता है भाई, स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। उसके बाद जो रिएक्टेंट्स हैं उनका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, उनका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिनमें लाइट की प्रेजेंस चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। देखिए, ये वो एनर्जी होती है जब रिएक्टेंट को एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट तक जाना होता है, जिसके बाद वो क्या करता है भाई, प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए ताकि वो एक ट्रांजिशन स्टेट एक्वायर कर सके, उसके बाद फर्दर वो क्या करेगी, एकदम से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एनर्जी बैरियर जितना कम होगा, यानी एनर्जी जितनी कम होगी उतनी फास्टली रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो इसलिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए रिएक्शन के लिए। उसके बाद आप बात करते हो लो ऑफ मास एक्शन की और रेट लो की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो ऑफ मास एक्शन की। तो इसके अकॉर्डिंग जो रेट होता है, ये जो रेट होता है वो क्या होता है भाई, इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट की मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है, ए एंड बी, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट होता है, और इनकी जो पावर है वो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या होती है, रेज्ड होती है। तो ये ए और बी क्या है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनसे क्या होती है, रेज्ड होती है। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट के भी होता है जिसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो रेट जो होता है रेट लॉ में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन विच आर रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट के आता है। ठीक है, तो ये रही आपकी वो रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स के, और जब हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट किया जाता है जिसे बोलते हैं आप रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो रेट है वो इन स्टोकियोमेट्रिक टर्म्स के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए इनके लिए ए के रिस्पेक्ट में अल्फा टर्म इन्होंने लगाई और बी के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या लगाया, बीटा टर्म। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं भाई, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए और बी की कंसंट्रेशन के, लेकिन ये दोनों के दोनों कुछ ऐसी पावर से इंट्रोड्यूस होते हैं, रेज्ड होते हैं, जो हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जा सकती है। यही क्या होती है, अल्फा और बीटा। ये एक्चुअल टर्म्स हैं, वो एक्चुअल पावर्स हैं जिससे ये रेट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम बोलते हैं रेट लॉ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही पूछेंगे। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ईच कंसंट्रेशन raised to each concentration term is raised to the power on which rate of reaction actually depend। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्चुअली डिपेंड करता है उन पावर से क्या होता है, रेज्ड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम इनके बीच के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है ये तो स्टोइकियोमेट्री के ऊपर बेस्ड होता है। जब हम उन्हें बैलेंस करेंगे तो उनकी स्टोइकियोमेट्री के ऊपर ये बेस्ड होगा, लेकिन जो रेट लॉ है ये एक्चुअल कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो एक्चुअल कंसंट्रेशन टर्म्स है उनके ऊपर ये बेस्ड होता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर सीबीएसई के अंदर ये थ्योरी पोर्शन में पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बताइए। देखिए, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, जैसे इसमें दो हैं तो ये आपस में कोलाइड करेंगे और सी की यानी प्रोडक्ट की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब आप ऑर्डर की बात करते हो तो ये वो एक्चुअल कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स होती हैं जिनके ऊपर रेट लॉ इक्वेशन बेस्ड होती है। ठीक है, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि
जब आपने ऊपर ये बात की, ये जो अल्फा और बीटा है ना, इनका सम ही क्या होता है? ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स रिएक्टिंग स्पीशीज इन द रेट लॉ इक्वेशन। इस रेट लॉ इक्वेशन के अंदर ये अल्फा और बीटा है, इन दोनों का सम ही क्या होगा? ऑर्डर होगा। दूसरी बात, देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटली उन टर्म्स को डिटरमाइन कर सकते हो। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूलरिटी है, ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से पता लगती है, लेकिन अगर आप ऑर्डर की बात करोगे तो ये आपको रेट एक्सप्रेशन से पता लगती है। ठीक है, ये जीरो भी, सॉरी, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जब मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे तो वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे कर पाएंगे? इसलिए क्या होंगे, ये कभी जीरो नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये हमेशा होल नंबर में होंगे, यानी कि एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन। ठीक है, वैसे तीन से ज्यादा ये नहीं होते, तीन से ज्यादा एक्सपैंड नहीं करते। दूसरी बात, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, यानी कि कभी ऐसा नहीं होगा कि अभी आधा मॉलिक्यूल ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, 1.5 2.5 इस तरीके से मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं। ये हमेशा क्या होगा? एक होल नंबर होगा, 1 2 3। ऑर्डर की आप बात करते हो तो ये जीरो भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और ये एक इंटीजर भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी जो है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं इनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑर्डर की जब आप बात करते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी क्या है? एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद, तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है भाई, जो रेट और मैकेनिज्म्स को क्या करें, डिस्कस करें, रिएक्शन रेट्स को। रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस किया भाई, ये चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। फिर उसके बाद हमने यूनिट की बात की, हमने एवरेज रेट लो की बात की, इंस्टेंटेनियस की हमने बात की, फैक्टर्स की बात की भाई, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। गैसियस स्टेज अच्छी खासी क्या करेगी? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के लिए ये रेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। कैटलिस्ट होगा तो वो रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी ऐसी होती हैं जिन्हें लाइट की प्रेजेंस की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं भाई जिनका एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। लो ऑफ मास एक्शन और रेट लो की हमने बात की। मास एक्शन में क्या होगा भाई? रेट जो होगा स्टोकियोमेट्री टर्म से क्या होगा? रेज होगा। और दूसरा जो रेट लो एक्सप्रेशन है उसमें क्या होगा? जो एक्चुअल रेट लो एक्सप्रेशन है उसमें अल्फा और बीटा आएंगे। ये एक्चुअल टर्म्स हैं जो ऑर्डर के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, इन दोनों का सम हमें ऑर्डर बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मॉलिक्यूलरिटी की बात की। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जो रिएक्शन के अंदर क्या करें? पार्टिसिपेट करें, ताकि केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ा सकें। ऑर्डर क्या होता है? ये पावर होता है कंसंट्रेशन टर्म्स का, रेट लो इक्वेशन में अल्फा और बीटा का। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ये आप डिराइव करते हो मैकेनिज्म से, ये आप डिराइव करते हो रेट एक्सप्रेशन से। ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकता, ना ही ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ये सिर्फ एक होल नंबर हो सकता है। दूसरी बात, ये ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और ये एक इंटीजर भी हो सकता है। ये एप्लीकेबल होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस पे मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए, दोनों के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। अब आप बात करते हैं किसकी? रेट लो की, इंटीग्रेटेड रेट लो की, इन एक्सप्रेशंस की आप बात करते हैं। तो इसमें इसमें अगर मैं बात करूं, तो अब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस की। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस हमारे बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, सिर्फ दो ही इक्वेशन मेंशन्ड है। एक तो जीरो ऑर्डर के लिए, और दूसरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? इनकी डेरिवेशन करते हैं। तो जब हम जीरो ऑर्डर की बात करते हैं, अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात करूं, तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें जो रिएजेंट है उससे क्या बन रहा होगा? प्रोडक्ट।
तो इस इक्वेशन को हम रेट की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? रेट की टर्म्स में सबसे पहले तो मैं ये एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस की रेट में टर्म्स में लिख सकता हूँ कि माइनस डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट की फॉर्म में। दूसरी बात, आप इसको के की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि कंसंट्रेशन की पावर समथिंग। अब हमें ये पता है जब इसके ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आर की पावर कितनी होगी? जीरो। कितनी होगी? जीरो। अब यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो माइनस डी आर बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू के इंटू आर की पावर जीरो। जिसकी भी पावर जीरो हो उसकी वैल्यू कितनी होती है? वन। तो के इंटू वन कितना हो जाएगा? वन। ये डी टी ऊपर चला जाएगा, तो के डी टी, ये नेगेटिव में इधर ले रहा हूँ तो माइनस के डी टी, और इधर क्या बचेगा? सिर्फ डी आर। ठीक है, तो डी आर क्या होगा? माइनस के डी टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, कि ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन होगा। देखिए जब आप r को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ r का r आ जाएगा, dr का इंटीग्रेशन क्या होता है? r। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? r आ जाएगा। दूसरी तरफ आप बात करते हैं आगे माइनस की। ये जो dt है इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? t। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। ठीक है, और साथ में क्या आएगा? एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा i। इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा? i। फिर उसके बाद क्या होगा? हमें i की वैल्यू इसके अंदर क्या करनी है? पुट करनी है। देखिए हम कंडीशन ले रहे हैं कि जब व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो था उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी हमारे रिएजेंट की उसे हम इनिशियल कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, यानी कि आर नोट। आर नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है और आर क्या होती है? फाइनल कंसंट्रेशन। अब जब टाइम जीरो है तो इनिशियल फाइनल तो सेम ही हो गया, इसे हम आर नोट लिख सकते हैं, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? आर। दूसरी बात, टाइम क्या है? जीरो। तो जब हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो जो आर होगा उसकी जगह आर नोट आना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू माइनस के टी जीरो प्लस आई। ठीक है, ये तो जीरो ही हो गया। आई की वैल्यू कितनी आ गई? आर नोट। इस सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नोट। या हम इसको लिख सकते हैं आर नोट इज इक्वल्स टू, सॉरी, आर इज इक्वल्स टू आर नोट माइनस के टी। इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू आर नोट माइनस के टी। ये किसके लिए है? ये है जीरो ऑर्डर के लिए। किसके? जीरो ऑर्डर की ये क्या है? डेरिवेशन है और रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद आप क्या बात करते हो भाई? आर इज इक्वल्स टू आर नोट माइनस के टी, आपके पास डेरिवेशन आ गए। अब आपको एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखे हैं? ग्राफ दे रखे हैं। अब हमें ये पता है आर इज इक्वल्स टू आर नोट माइनस के टी है। यहाँ पे आपको ग्राफ निकालना है, किस किस के बेसिस पे? आपको ग्राफ निकालना है एक तो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में और टी के रिस्पेक्ट में आपको ग्राफ निकालना है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ग्राफ की इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एम एक्स जो है वो ये है, और c जो है वो क्या है? ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो क्या है? माइनस के। y पे क्या है? r। x एक्सिस पे क्या है? टाइम। ठीक है, तो और c की अगर आप बात करो तो वो क्या है? r। देखिए जहां पे स्लोप की अगर आप बात करोगे, स्लोप कैसा है? नेगेटिव। चुप। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे जो m है वो क्या है? माइनस के। ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या है? आर नोट। ये इंटरसेप्ट क्या है? आर नोट। टी कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे, और आर कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे। तो ये आपका ग्राफ बन जाता है कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सी क्या होता है? इंटरसेप्ट, जहाँ पे इसने कट किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट की। इसके बाद आप बात करते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करना है, इसके लिए आप कैसे डेरिवेशन करेंगे?
आपको ये पता है कि जब रिएजेंट से क्या मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, रिएजेंट से क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसकी डेरिवेशन आपको करनी है। हमें पता है कि जो रेट होता है वो होता है माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं किसकी टर्म्स में, के की टर्म्स में लिख सकते हैं भाई। जो रेट है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट पे, ठीक है, और यहाँ पे कितने पे डिपेंड करेगा, वन पे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, माइनस डी आर बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू के इंटू आर। यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, माइनस डी आर बाई आर, आर को मैं यहाँ ले आया नीचे, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू के डी टी। ये नेगेटिव मैं क्या कर रहा हूँ, उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आर बाई आर विच इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स पे, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, के कांस्टेंट है, तो माइनस, सॉरी, जो डी आर बाई आर है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एल एन आर, क्या होगा, एल एन आर। और डी टी का इंटीग्रेशन तो आपको पता है ये टी होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इक्वेशन आएगी एल एन आर विच इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। और फिर से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जब टाइम जीरो था तो आर की वैल्यू क्या थी, आर नोट। इसका जब हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो एल एन आर नोट आएगा विच इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई। जब टाइम जीरो है तो यहाँ पे जीरो की लिखेंगे हम टाइम पे, तो जीरो इंटू के जीरो हो जाएगा, तो एल एन आर नोट की वैल्यू कितनी आई है, आई। एल एन आर नोट की वैल्यू कितनी आई है, आई। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमारी मेन इक्वेशन आई थी यहाँ पे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और ये से मान लेते हैं सेकंड, तो सेकंड को हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगा एल एन आर विच इज इक्वल्स टू, विच इज इक्वल्स टू माइनस के टी, विच इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई, आई की वैल्यू आई है एल एन आर नोट, एल एन आर नोट, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अगर आप फर्स्ट से इसका कंपेयर करो, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर आप इसको जीरो ऑर्डर से कंपेयर करो तो वहां पे क्या था, आर इज इक्वल्स टू आर नोट माइनस के टी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एल एन एल एन का फर्क है, ठीक है, किसका, सिर्फ एल एन एल एन का। तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो एल एन की जो रिएक्शन है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, यहाँ पे एल एन आर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और माइनस में एल एन आर नोट लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू माइनस के, ठीक है। अगर मैं माइनस को इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये एल एन आर नोट क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये जो एल एन आर है वो क्या हो जाएगा, माइनस का, और इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, के टी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, एल एन आर नोट बाय में आर विच इज इक्वल्स टू के टी, क्योंकि ये माइनस में डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा भाई, जब आप एल एन को हटाते हो तो यहाँ पे आता है 2.303 लोग, जब आप एल एन को हटाओगे 2.303 लोग आएगा आर नोट बाय आर विच इज इक्वल्स टू के टी, विच इज इक्वल्स टू के टी, ठीक है। और जब यहाँ पे पुट करोगे आप वैल्यू दोबारा, यहाँ से अगर आपको कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है, तो के क्या आएगा, 2.303 लोग आर नोट बाय आर डिवाइडेड बाय टी। ये है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप एल एन की टर्म्स में भी ले सकते हो, आप लोग की टर्म्स में भी क्या कर सकते हो, इसको पुट कर सकते हो। हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आप ग्राफ दिए हुए हैं, किस किस के बेस में है भाई, एक तो है एल एन आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें ये पता है कि जो एल एन आर है, ठीक है, ये तो होता है वाई, ठीक है, ये होता है एम एक्स, और ये होता है सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब एम जो है वो कैसा है, नेगेटिव, तो के की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ये है इसका स्लोप। और हमें इंटरसेप्ट का पता है, इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, एल एन आर नोट, एल एन आर नोट क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा एल एन आर और टी के रिस्पेक्ट में। दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, लोग आर नोट बाय आर
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, log r नॉट बाय r विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो log r नॉट बाय r है, इसके रिस्पेक्ट में, मैं टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर मैं इसको सारी चीज को यहाँ पे रखूं, तो log r नॉट बाय r विच इज इक्वल्स टू के टी डिवाइडेड में क्या होगा 2.303, ये होना चाहिए। प्लस में क्या होगा जीरो, क्योंकि सी तो कुछ है ही नहीं। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, देखो यहाँ पे जो k आया है, स्लोप जो आया है, वो कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट क्या है, जीरो, यानी ये ग्राफ जीरो से शुरू होगा। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सॉरी, जो m होगा, वो जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या होगी, k डिवाइडेड बाय 2.303। ठीक है। इंटरसेप्ट तो यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ग्राफ को मेंशन करोगे। यहाँ पे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के बाद आप बात करते हो हाफ टाइम पीरियड की, हाफ ऑर्डर रिएक्शन की। देखिए, हाफ ऑर्डर रिएक्शन कब होगा, जब ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई होगी, वो आर नोट बाय टू हो गई होगी। यानी कि आधा रिएजेंट क्या हो गया, खत्म हो गया होगा। ठीक है। ये जो आर नोट इनिशियल थी, अब वो क्या होगी, आर नोट बाय टू। यानी कि पहले इनिशियल तो थी कितनी, आर नोट, और आर फाइनल कितनी रह गई है, आर नोट बाय टू। ठीक है। अब हम हाफ ऑर्डर निकालेंगे पहले जीरो ऑर्डर का। अब जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन हमें ये पता है वो क्या होती है, आर इज इक्वल्स टू आर नोट माइनस के टी। तो यहाँ पे आर जो फाइनल कंसेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, आर नोट बाय टू इज इक्वल्स टू में आर नोट माइनस के टी। अब के टी को आप इधर ले जाओ। अब ये जो टी है वो भी कैसा हो जाएगा, टी हाफ। कैसा हो जाएगा, टी हाफ, क्योंकि आप हाफ टाइम की बात कर रहे हो। तो के टी को आप इधर ले आए। ठीक है, ये पॉजिटिव का हो गया। आर नोट माइनस आर नोट बाय टू हो गया। यहाँ पे टू को आप एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आर नोट माइनस आर नोट विच इज इक्वल्स टू आर नोट बाय टू। यानी वन में से आप हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही बचेगा, विच इज इक्वल्स टू के टी हाफ। ठीक है। और यहाँ से क्या आएगी भाई, आपकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, टी हाफ जो होगा वो क्या होगा, आर नोट बाय टू के। ये आपकी हाफ ऑर्डर रिएक्शन किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। दूसरी आप बात करते हो किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ ऑर्डर होगा वो क्या होगा। जब आप फर्स्ट की बात करोगे, हमें ये पता है कि जो के होता है वो होता है 2.303 log आर नोट बाय आर डिवाइडेड बाय टी। अभी इस टाइम पे टी कैसा है, टी हाफ। तो यहाँ पे के टी हाफ, इसको मैं मल्टीप्लाई में ले गया, विच इज इक्वल टू 2.303 लोग। अब यहाँ पे आर नोट तो आर नोट ही है, इनिशियल तो यही है। फाइनल क्या हुआ है, आर नोट बाय टू, ये टू ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे जो टी हाफ होगा विच इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के नीचे आ गया। लोग आर नोट से आर नोट कैंसिल हो गया, टू ऊपर चला जाएगा, तो लोग टू बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो टी हाफ होगा वो क्या होगा, लोग टू कितना होता है, 0.303, 0.303। ये कितना होता है, 0.303। जब आप 2.303 और 0.303 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 0.693, और डिवाइडेड में किए तो आपके पास है ही। ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है ये, हाफ टाइम पीरियड। ठीक है। यहाँ पे समझने की बात ये है भाई, जब आप जीरो ऑर्डर को कंपेयर कंपेयर करते हो ना, जब आप जीरो ऑर्डर की बात करते हो उसके लिए जो टी हाफ आया था जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए, जब जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ आया था वहां पे क्या आया था, टी हाफ। जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ आया था वो क्या आया था, आर नोट बाय टू के। तो यहाँ पे जो टी हाफ है, यानी कि जो हाफ टाइम पीरियड है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। यानी जो कंसंट्रेशन है रिएजेंट की उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब आप टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हो, यहाँ पे आर नोट तो कहीं पे है ही नहीं, इसलिए ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट किसके, आर नोट के। ठीक है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है आर नोट के। ठीक है। इसके बाद आप बात करते हो,
नेक्स्ट चीज की, अब बात करते हो आप एग्जाम्पल्स की। ठीक है, जब आप बात करते हो एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, आपको सिर्फ जीरो ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर के जो एग्जाम्पल्स हैं, आपको वो याद रखने हैं। अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूँ, तो जीरो ऑर्डर में जब वो रिएजेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है भाई? जब मैं बात करूंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर रिएजेंट के ऊपर रेट डिपेंड ही नहीं करता। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है H2 plus Cl2 gives HCl twice of HCl in presence of He। ये दोनों कैसी हैं? गैसियस फॉर्म। ठीक है, अब ये दोनों कैसी हैं? गैसियस फॉर्म्स। ठीक है, और ये HCl भी कैसा है? गैसियस। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ पे जो रेट है ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरी क्या है? ट्वाइस ऑफ NH3, ये भी गैसियस है। इसके ऊपर हमने क्या किया भाई? प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज किया 1130 केल्विन टेम्परेचर पे, और हमें क्या मिला? नाइट्रोजन गैस, और प्लस में थ्राइस ऑफ H2 गैस। ठीक है, और ये जो है ये भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो दोनों के दोनों कैसे हैं? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्या है? एग्जाम्पल है। और आपको यहाँ पे नोटिस भी किया होगा, सभी के सभी क्या है? गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। इसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल है NH4NO2। ये जब डिसोशिएट करता है तो यहाँ से मिलता है N2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2। दूसरे इसका एग्जांपल है ट्वाइस ऑफ N2O5 प्लस इट गिव्स 4 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस O2। ये दोनों किसके एग्जांपल है? फर्स्ट ऑर्डर के, और ये आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे आपने दोनों एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए। ये है जीरो ऑर्डर के एग्जांपल्स, ये फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स। सेकंड के हमें दिए नहीं हुए, ना ही हमें थर्ड के दिए हुए बुक के अंदर। ठीक है, तो जब आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हो भाई, ये जो रिएक्शंस होती हैं वे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की नहीं होती हैं। लगता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है, लेकिन एक्चुअली ये नहीं होती। लेकिन जब आप इनको कुछ सर्टेन कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, जब आप इन्हें कुछ सर्टेन कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, तब ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह क्या करने लग जाएंगे? बिहेव करने लग जाएंगे। तो इन्हें हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती लेकिन देखने में क्या लगती है? फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, और ये बिहेव कर सकती है, लेकिन कब? जब आप इन्हें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस प्रोवाइड करोगे। इसका जो एग्जांपल है वो इथाइल एसीटेट है, यानी कि CH3COO C2H5 विद वाटर जब रिएक्ट करेगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड, प्लस मिलेगा आपको इथेनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है भाई? जो रेट होता है ना, रेट सिर्फ इथाइल एसीटेट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि वाटर के ऊपर। दूसरा क्या है? एसिड कैटलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, सुक्रोज। जब आप सुक्रोज को तोड़ते हो, हाइड्राइज करते हो वाटर की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। इस केस में भी जो रेट है सिर्फ सुक्रोज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सभी के सभी कैसे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद आप बात करें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है भाई? रेट कांस्टेंट के ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। देखिए, जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करते हो, कितना? 10 डिग्री, तो जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है? नियरली डबल हो जाता है। जब रेट डबल होगा, जब रेट डबल हो जाएगा तो कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? डबल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसके बाद आप बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की। तो आर्हेनियस इक्वेशन ये है, k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। देखिए, और जब आप दोनों साइड लोग लेते हैं, ठीक है, वैसे तो पहले ln लेते हैं, लेकिन सीधा मैं डायरेक्ट इक्वेशन बता रहा हूँ लोग के टर्म्स में। तो यहाँ पे क्या आएगा? लोग के विच इज इक्वल्स टू लोग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, सिर्फ इतनी, और कुछ आपको याद नहीं रखनी। ठीक है, फिर आप इसके बेसिस पे ग्राफ भी बना सकते हैं। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है? इंटरसेप्ट। लोग ए आपको दिख ही रहा होगा,
स्लोप आपको ये दिख ही रहा होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में माइनस ई ए बाई 2.303 आर। ये आपको नीचे दिया ही हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे ग्राफ को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। दूसरी बात, ये दो आर्हेनियस इक्वेशन का क्या है, रिलेशन है। इसके बाद आप बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए ताकि वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, और इतनी एनर्जी गेन करने के बाद ही ये क्या होंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो ये क्या है, एक्टिवेटेड एनर्जी। देखिए, जब एक रिएजेंट ने कुछ एनर्जी गेन की और एक वो क्या बन गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, और एकदम से वो क्या हुआ, उसने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी। तो ये जो एनर्जी यूज हुई है ई ए, उसे ही क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या मिला है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या मिला है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये क्या है, एंडोथर्म। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट रिलीज होगी, ये आपको दिख ही रही है हीट रिलीज होती हुई। और एंडोथर्मिक में आपको क्या करना पड़ेगा, हीट का गेन करवाना पड़ेगा, इसीलिए प्रोडक्ट इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है केस। फिर उसके बाद आप बात करते हो कोलिजन थ्योरी की। देखिए, जो रिएक्शन होती है ना, वो हमेशा तभी होती है जब जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या करें, कोलाइड करें। और हर एक कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए भाई, कुछ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यानी कुछ ऐसी मूवमेंट चाहिए, उस मूवमेंट के अंदर ही क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, तो उन्हें कुछ मिनिमम वो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ताकि वो उस एक्टिवेटेड एनर्जी को क्या कर सके, गेन कर सके। ठीक है, और दूसरी बात, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर एक्स डायरेक्शन में हो, या फिर वाई डायरेक्शन में, या फिर जेड डायरेक्शन में। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उन्हें क्या करना चाहिए, हिट करना चाहिए अनदर मॉलिक्यूल को। ठीक है, ये कोलिजन थ्योरी की इक्वेशन है, जिसमें जो पी है वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और उसके बाद जो जेड है वो क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे चैप्टर की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके सारे के सारे क्वेश्चंस।